स्टूडेंट्स। सो आइए कंटिन्यू करते हैं हमारे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स सच फ्रेमवर्क एंड नॉर्म्स टू बी फॉलोड फॉर अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग करने के लिए क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं, राइट, क्या फ्रेमवर्क है, यानी कि किस दायरे में हमें काम करना है, राइट, वो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये सेक्शंस की तरह होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो आपको कुछ ना कुछ रूल्स बताता है रिलेटेड टू पर्टिकुलर फील्ड। ओके, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंश्योर्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज़ करने की वजह से, राइट, हमारे जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, यानी कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम साल के आखिर में प्रिपेयर करते हैं, उसमें कंसिस्टेंसी आती है, कंपैरेटिबिलिटी पॉसिबल होती है, यानी कि हम 2 सालों के अकाउंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, राइट, 2 कंपनियों के अकाउंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, एडिक्वेसी रहेगी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और वो रिलायबिलिटी रहेगी, यानी कि हम उन अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स पर डिपेंड कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है, राइट। तो डेफिनेशन देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कोलर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड बाय कस्टम्स, लॉ और प्रोफेशनल बॉडीज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट्स एंड अकाउंटेंट्स जनरली, राइट। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? ये कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं जो सभी को क्या करना है, फॉलो करना है, राइट। ये इम्पोज कहाँ से हुए हैं? कस्टम्स, यानी कि जो पहले से चलते आया है रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। जो लॉ या प्रोफेशनल बॉडीज़ रहेंगे, जैसे कि ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये जो है एक प्रोफेशनल बॉडी है, राइट। तो ये जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ये जो बनाएंगे, वो सारे पब्लिक अकाउंटेंट्स और नॉर्मल अकाउंटेंट्स को क्या करने हैं, अकाउंटिंग करते समय फॉलो करने होंगे, राइट। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे इन्हें हम कहेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब देखते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, राइट। सो नीड्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नीडेड। द वेरी फर्स्ट इज़ टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट, कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है, ईजीली समझा जा सकता है, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज़रूरी है। दूसरा, टू हेल्प अकाउंटेंट्स टू फॉलो यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस, राइट। अभी सारे अकाउंटेंट्स अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, अलग फॉर्मेट फॉलो करेंगे, तो क्या होगा, कंपैरिजन करने के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, राइट। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मदद से क्या होता है, एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर हो जाता है जो सभी अकाउंटेंट को क्या करना होता है, फॉलो करना होगा, राइट। टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2 और मोर एंटिटीज़, राइट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्या होता है, एक यूनिफॉर्मिटी आ रहा है कि सभी अकाउंटेंट को ये सेम मेथड जो होते हैं वो फॉलो करना है, भले वो किसी भी कंपनी का अकाउंट संभालते हो, सबको सेम मेथड जो होता है वो फॉलो करना है, राइट। तो इससे क्या होता है कि सेम मेथड फॉलो करके जब सभी कंपनी के अकाउंट्स बनाए हैं, तो हमें अगर 2 कंपनी या 2 से ज़्यादा कंपनियों के अकाउंट्स को मान लीजिए कंपेयर करना है, तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, बिकॉज सभी ने सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज़ करके क्या किया है, अकाउंटिंग किया है, तो कंपैरिजन करना ईजी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है टू एनहांस रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके ऊपर रिलायबिलिटी, यानी कि डिपेंड करना, भरोसा करना ईजी हो जाएगा। अगर कोई कहता है कि हमने अकाउंटिंग किया है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ध्यान में रख कर किया है, तो लोग ईजीली आपके लिए अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स पर क्या करेंगे, रिलाई करेंगे, यानी कि ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट्स इफेक्टिवली, राइट, कि जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगे वो सारे आप क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, ऐसा हो जाएगा, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे लॉ को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। ओके, सो ये थे आपके नीड्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब देखते हैं हमारे कुछ लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। ऐसे तो काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से टोटल 31 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, बट हमारे अभी फ़िलहाल 11 स्टैंडर्ड के अकाउंट्स के हिसाब से हमें कुछ ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स खाली देखने हैं, राइट। इन डिटेल ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत बड़े होते हैं, एक एक चैप्टर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें खाली लिस्ट देखना है कि क्या क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। हमारे टेक्स्ट बुक के सिलेबस के हिसाब से फ़िलहाल हमें खाली 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद रखने हैं कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर है और ये उसका नाम है, ठीक है। उतना हमारा ऑब्जेक्टिव इसके लिए हमें पूछा जा सकता है, बाकी इन डिटेल हमें यहाँ पर सीखने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है।
तो सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है दैट इज़ डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। जब हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तब हम लोग अगर समझिए कि कहीं पर 2 मेथड्स है या 3 मेथड्स है और हम उसमें से कोई मेथड यूज़ कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो आपने कौन सा मेथड यूज़ किया है वो आपको अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट में क्या करना है, डिस्क्लोज करना है, राइट। जिसे कहा जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 कि जो भी आप अकाउंटिंग पॉलिसीज़ यूज़ करते हो तो आपने कौन सी अकाउंटिंग मेथड या पॉलिसी यूज़ की है वो आप क्या कीजिए, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज कीजिए। सेकेंड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, यानी कि इन्वेंटरी मतलब होता है आपका स्टॉक, कि आपके बिजनेस का जो गुड्स है, आपका जो स्टॉक है जो आपके पास ईयर एंड में रह गया है, राइट। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको कहता है कि आपका जो स्टॉक है आप उसको किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, आपने जिस वैल्यू पे उसको ख़रीदा था या आज जिस वैल्यू पे आप उसे बेच पाओगे, राइट। तो कॉस्ट वैल्यू दैट इज़ हिस्टोरिकल कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि आज वो कितने में सेल होगा, राइट। आपको दोनों वैल्यू में से जो भी कम वैल्यू होगा, लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज़ लेस, राइट, उस वैल्यू पे आपको क्या करना है, इन्वेंटरी को रिकॉर्ड करना होता है। ये कहते हैं आपका AS2। नेक्स्ट है आपका AS3 दैट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट, कि हम जो हमारा एक साल का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट, राइट, हमें उस साल का एक कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है जिसके अंदर हम कैश के इनफ्लो यानी कि बिजनेस में जब कैश आया है और बिजनेस में से जो कैश गया है, राइट, उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और वो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके बनाना है वो आपको दिया गया है AS3 में। नेक्स्ट है AS6 दैट इज़ डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रीसिएशन ये एक अमाउंट है जो हम हर साल एसेट में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बिकॉज जैसे जैसे आप एसेट को यूज़ करते हो उसका वैल्यू जो होता है वो कम होते जाता है, राइट। तो जितना वैल्यू उस साल उसका कम हो गया वो होता है उसका डेप्रीसिएशन। तो एसेट के लाइफ के हिसाब से एसेट का डेप्रीसिएशन लिया जाता है। तो उसके रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपको AS6 में दिए गए हैं। नेक्स्ट है AS8 दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको कहता है कि जो भी अमाउंट आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए स्पेंड किया है, राइट, तो वो आपको उस पीरियड में आपको शो करना है कि अगर वो इस साल को बिलोंग करता है तो आप इस साल का जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पीछे अमाउंट स्पेंड हुआ होगा वो आप यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन। AS9 होगा आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए, राइट। AS9 जो है वो आपको कहेगा कि कब आपके रेवेन्यू को यानी कि इनकम को रिकॉग्नाइज करना है यानी रिकॉर्ड करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कि हाँ ये आज मेरा इनकम हो गया है, राइट। सो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बताता है कि किस टाइम पर आपको अपने बुक्स में वो पर्टिकुलर इनकम को रिकॉर्ड करना है, जब वो सेल हुआ है या जब आपको पैसे मिले हैं, तो उसके रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो आपको AS9 में दिए। नेक्स्ट है AS10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स, कि हमारे बिजनेस के जो फिक्स एसेट्स है जो हमारे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक हम बिजनेस में यूज़ करते हैं, राइट, उनका अकाउंटिंग यानी कि उनका वैल्यूएशन। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब एसेट खरीदते हैं, मान लीजिए मैंने कोई 5 लाख का मशीन खरीदा, अब उस मशीन को हमें हमारे बिजनेस में इंस्टॉलेशन भी करना पड़ा, तो उस इंस्टॉलेशन चार्जेस को भी मशीनरी के वैल्यू में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, उसे हम अलग से नहीं शो करते। तो ऐसे कोई खर्चे होते हैं जो आपको उस एसेट को फर्स्ट टाइम यूज़ करने तक वो खर्चे सारे उसमें करने पड़ेंगे ही, वो सारे खर्चे जो होते हैं वो एसेट के प्राइस के अंडर में ही ऐड हो जाते हैं। तो ऐसे जो रूल्स एंड रेगुलेशन से फिक्स एसेट से जुड़े हुए वो आपको AS10 में दिए। नेक्स्ट है आपका AS12 अकाउंट्स फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, राइट। गवर्नमेंट ग्रांट्स का मतलब क्या होता है कि हमें हमारे बिजनेस के लिए गवर्नमेंट से कोई ग्रांट्स मिल रहा है यानी कि हेल्प मिल रहे हैं, राइट। तो उनको हम लोग हमारे अकाउंट्स में कैसे शो करने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड जो है वो आपको AS12 में दिया गया है। नेक्स्ट है AS13 दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, राइट, कि आपके बिजनेस में जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जो हमने कहीं पर किसी और के बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है, कोई शेयर्स खरीदे हैं या कोई बॉन्ड्स खरीदे हैं, तो उन शेयर्स या बॉन्ड्स का, राइट, किस तरह से हम हमारे बुक्स में अकाउंटिंग शो करेंगे, उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट हम किस तरह से शो करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको AS13 में दी गई है। नेक्स्ट है आपका लास्ट जो आपको पढ़ना है वो है AS22 दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, कि आप करंट ईयर में जो भी आपका टैक्स पे करते हो या आपका डिफर्ड टैक्स जो होगा वो आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस के करंट ईयर में आपको शो करना है अलग से, वो कहा गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में। ओके, तो ये 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो आपको फिलहाल के लिए याद रखने हैं। 11 स्टैंडर्ड के लिए आपको जस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर और नाम ये आपको याद रखना है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द फॉलोइंग के लिए पूछा जा सकता है। ओके, तो इन टोटल 31 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है और एक एक पूरा डिटेल में होता है, बट यहाँ पर हमें खाली
हमारे सिलेबस के हिसाब से ओनली हमें नाम और उनके नंबर्स को बस याद रखना है, उतना हमारे लिए सफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा टॉपिक नंबर 1 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर।